गई थी, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि उनकी फोन टैपिंग भी हो रही थी। गृह मंत्री शिंदे ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली की कॉल डिटेल्स लीक मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। पुलिस ने 14 फरवरी को इस मामले में केस दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने जेटली के फोन टैपिंग के मामले में एक कांस्टेबल डबास और 3 प्राइवेट जासूसों को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री ने कहा कि जेटली मामले में सरकार का हाथ नहीं है। कॉल डिटेल्स निकालने का आदेश सरकार ने नहीं दिया था। In the case being investigated by the Delhi police, there was an attempt at unauthorizedly trying to access the call data record, that is, the details of numbers called and received and the duration of the conversation. This was not a case of telephone tapping. उन्होंने कहा कि गाजियाबाद के सायवाद स्थित एक निजी जासूसी एजेंसी के कहने पर कांस्टेबल ने गैर कानूनी तरीके से कॉल डिटेल्स निकालने की कोशिश की। आरोपी अनुराग के संबंध इस जासूसी कंपनी से हैं। राज्यसभा में जेटली फोन कॉल डिटेल मामले पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के जवाब पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि जितनी जानकारी शिंदे ने संसद में दी है, उससे ज्यादा जानकारी उन्हें पत्रों के माध्यम से प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि 1500 रुपए एक कॉल डिटेल के लिए जाते थे। कौन पैसा देता था, किसके लिए काम होता था, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, जबकि पूरा सदन शिंदे से इस संबंध में ज्यादा जानकारी की आशा करता था। आपने कोई जानकारी नहीं दी माननीय गृह मंत्री जी। ये बिल्कुल अपर्याप्त सूचना है और ये गंभीर मामला है। मैं चाहूंगा कि इस मामले में ये बरसों से उठता रहा है कि नेताओं के फोन टैप होते रहे और राज्यसभा के किसी भी मेंबर का फोन कॉल डिटेल जानने के लिए या टेप करने के लिए राज्यसभा के सभापति की अनुमति आवश्यक होनी चाहिए। ये प्रोविजन माननीय गृह मंत्री जी कीजिए। बिना राज्यसभा के चेयरमैन के अनुमति के किसी के भी कॉल डिटेल न दिए जा सकें, किसी का फोन टैप न किया जा सके। ये जब तक प्रोविजन नहीं होगा तब तक ये संसद सदस्यों के ऊपर हमेशा मनचाहे तरीके से ये डिटेक्टिव लोग ये अपने लिए काम नहीं करते हैं, ये तो किराए पे काम करते हैं। शिंदे ने संसद में बताया कि 5 मोबाइल नंबरों के डिटेल्स निकाले गए हैं। गिरफ्तार कांस्टेबल 1500 रुपए में डिटेल्स निकालकर नीरज को देता था। नीरज ये जानकारी नीतीश को देता था। महाराष्ट्र के भंडारा में 3 नाबालिग सगी बहनों के साथ बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का वह बयान था जिसमें उन्होंने पीड़िताओं का नाम ले लिया था। इस मसले को लेकर विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने आपत्ति जताई थी और गृह मंत्री से खेद व्यक्त करने को कहा था। बवाल बढ़ने पर सदन के सभापति ने हालांकि बाद में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री के बयान को सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा रेप पीड़िताओं का नाम लिए जाने पर सदन में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने आपत्ति जताई। हालांकि उपसभापति ने साफ कर दिया कि मंत्री के बयान को सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। संसद में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस मामले में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों लड़कियों की हत्या से पहले यौन प्रताड़ना दी गई थी। सदन की सामूहिक भावना को इससे गंभीर झटका लगा है। शिंदे ने सदन में जो लिखित बयान पढ़ा उसमें लड़कियों के नाम का जिक्र था, जिसके चलते बीजेपी ने इस पर कड़ी आलोचना की। लड़कियों की उम्र 6, 9 और 11 साल थी। 14 फरवरी से ही तीनों बहनें लापता थीं। बाद में उनके शव एक कुएं से बरामद हुए थे। कानून के मुताबिक यौन प्रताड़ना की शिकार तीनों बहनों का नाम जाहिर नहीं किया जाना चाहिए था। उधर 2 हफ्ते पहले भंडारा जिले में हुई इस घटना के मामले में पुलिस गिरफ्तारी तो दूर आरोपियों का सुराग भी नहीं लगा सकी है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है। आम बजट पेश होने के बाद पेट्रोल के दाम में फिर से इजाफा हो गया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 1 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान किया है। तेल कंपनियों ने दावा किया है कि रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत बढ़ने से पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल के दामों में ये बढ़ोतरी करीब 2 हफ्ते बाद ही कर दी गई है। इससे पहले 16 फरवरी को ही पेट्रोल के दाम 1 रुपए 50 पैसे बढ़े थे। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 70 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर, लखनऊ में 75 रुपए 84 पैसे और देहरादून में 73 रुपए 44 पैसे होंगे।
नई दरें शुक्रवार आधी रात से लागू होंगी। गुरुवार को संसद में पेश हुए बजट से आम आदमी पहले ही परेशान था, लेकिन अब इस पेट्रोल मूल्य वृद्धि ने महंगाई का डबल झटका दिया है। झांसी के बीकेडी कॉलेज में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का छात्रवृत्ति फॉर्म को लेकर अकाउंटेंट से विवाद हो गया था। बुंदेलखंड के महाविद्यालय में छात्रों ने छात्रवृत्ति को लेकर कॉलेज के लिपिक की जमकर पिटाई कर दी और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंच पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठी भांजी। हंगामे के दौरान छात्रों की अकाउंटेंट से हाथापाई भी हुई। कॉलेज परिसर में पुलिस के पहुंचने पर छात्रों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज किया और मामले को शांत कराया। छात्रों के पथराव में पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई और एक सिपाही भी घायल हो गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष सहित 2 छात्रों को निष्कासन वापस किए जाने के मामले को लेकर आज 2 छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वीसी कार्यालय पर आज उस समय हड़कंप मच गया जब 2 छात्र नेताओं ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। कुछ दिन पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सहित 2 छात्रों को निलंबन के मामले में ये छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन इनकी मांग न सुने जाने के कारण आज इन लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की। आत्मदाह की कोशिश के बाद इन लोगों ने विश्वविद्यालय के और वीसी कार्यालय पर तोड़फोड़ भी की। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस विषय पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि छात्रों द्वारा आत्मदाह की कोशिश को तो रोक लिया गया, लेकिन छात्रों का कहना है कि निष्कासन वापस किया जाए। बहराइच जिले में जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है, उसका एक ताजा उदाहरण बहराइच जिले में देखने को मिला है कि देवेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति है जिसे गब्बर सिंह के नाम से जाना था और बहराइच में उसने ठेकेदारी को हथियाने के लिए बहराइच के असासी अभियंता एके वासणे को जान से मारने की धमकी दी। न सिर्फ धमकी दी, बाकायदा विभाग में अफरा तफरी का माहौल किया है। उसके बाद जब ये खबरें समाचार प्लस पे प्रसारित हुई, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और मुकदमे दर्ज किए। लेकिन मुकदमे दर्ज करने से होता क्या है, इसके ऊपर 2 दर्जन से भी अधिक आपराधिक वारदात के मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी नहीं हो पा रही है। ऐसे व्यक्ति जिनकी जगह जेल होती है वो खुलेआम संरक्षण के में घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाइयां कोई नहीं हो रही है। हालांकि अब देखना यह है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई क्या होती है। बहराइच जिले के सभी कर्मचारी जिस तरीके से आंदोलित हो गए और हड़ताल पर चले गए हैं, अब देखना है कि प्रदेश सरकार ऐसे माफियाओं पर कैसी कार्रवाई करती है। हालांकि बहराइच के पुलिस अधीक्षक विनय कुमार यादव ने मुकदमा दर्ज किया 4 लोगों पर, लेकिन अब उस मुकदमे के बाद क्या होता है, हमारी बात जिले के जिलाधिकारी किंजल सिंह से भी हुई है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच के पयागपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं मुकेश श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि यह मामला विधानसभा में गूंजेगा। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डॉक्टर वकार अहमद साहब भी कह रहे हैं अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस सरकार में जिस तरीके से गुंडाई का आलम दिखाई दे रहा, अब देखना यह है कि कार्रवाई क्या होती है। वरुण गांधी के भड़काऊ भाषण मामले में आज एक नया मोड़ आ गया है। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण गांधी पर चुनाव आयोग की सहमति के बाद 2 मुकदमे एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ अपशब्द कहे जाने पर लिखे गए थे। इसी में वरुण गांधी पर एनएसए भी लगाई गई थी। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण गांधी पर थाना बलखेड़ा व कोतवाली सदर में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे और इन दोनों मुकदमों में वरुण गांधी के खिलाफ अभियोजन पक्ष कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाया, जिसके बाद 2 दिन पहले न्यायालय सीजेएम कोर्ट ने थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमे में वरुण गांधी को दोषमुक्त मानते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। वहीं बलखेड़ा मामले में वरुण गांधी द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषण मामले में आज फैसला सुनाया जाना था कि अचानक एक नया मोड़ आ गया। उनके खिलाफ प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्त्री श्रीमती तीस्ता तलवार के सहयोगी एवं आवामी काउंसिल फॉर डेमोक्रेसी एंड पीस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असद हयात ने एक अपील दायर की और अदालत से कुछ समय मांगा, जिस पर आज कोर्ट ने वरुण गांधी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए असद हयात को 5 मार्च तक का समय दे दिया है। अब 5 मार्च को वरुण गांधी के मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। अब देखना यह है कि 5 मार्च को होने वाले फैसले में अदालत अपना क्या फैसला सुनाती है। खाना ही बन गया जहर। जी हां, मामला लखनऊ के चिन्हट इलाके का है, जहां बिजली के उपकरण बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम कर रहे कुछ मजदूरों ने अपने खाने में नमक की जगह नशीला पदार्थ मिला लिया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई और उन लोगों में से 3 की इलाज के दौरान मौत हो गई। लखनऊ में बिजली के उपकरण बनाने वाली एक फैक्ट्री में ओवर टाइम के दौरान परोसा गया खाना जो बन गया जहर। विषैला खाना खाने से
3 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 4 कर्मचारी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। घटना चिन्हट इलाके की है, जहां की विकास पावर इंजीनियरिंग कंपनी में गुरुवार को करीब 10 कर्मचारी नाइट ड्यूटी पर लगे हुए थे और ओवरटाइम के दौरान इन लोगों ने वहीं पर अपना खाना बनाया। इस खाना बनाते समय जहां इन लोगों ने नमक की जगह जहरीला पदार्थ अपने खाने में मिला लिया। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने अमोनियम नाइट्राइट को नमक समझकर खाने में मिला लिया और वो खाना खाने के बाद इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर हो गई और जिसके बाद इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई और फिलहाल इन लोगों का इलाज लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और बताया जा रहा है कि 4 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इन लोगों का इलाज लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और जहां इनमें से 4 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी अब मुलायम सिंह यादव के सपने को पूरा करने में जुट गई है। सपना समाजवादी पार्टी के विस्तार का, सपना दिल्ली की राजनीति में अहम भूमिका निभाने का, सपना सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को देश का प्रधानमंत्री बनाने का। दरअसल समाजवादी पार्टी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सूबे में अल्पसंख्यकों का एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें समूचे प्रदेश से अल्पसंख्यक हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। दरअसल अब समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा ध्यान उन मुद्दों पर केंद्रित कर दिया है जिनके आधार पर सपा ने विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की थी। 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मुद्दे पर सपा हाल ही में पिछड़ी जातियों का सम्मेलन कर चुकी है और सार्वजनिक मंच से ये ऐलान भी कर चुकी है कि प्रदेश की सपा सरकार ने केंद्र को संबंधित प्रस्ताव भेज दिया है। पिछड़ी जातियों के सम्मेलन के बाद अब समाजवादी पार्टी ने अपने बेस वोट बैंक को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। बाकायदा अब एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां एक बार फिर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ये संदेश देंगे कि केवल सपा ही अल्पसंख्यकों की असली हितैषी है। इसके लिए प्रदेश के सभी जनपदों से अल्पसंख्यक नेताओं को न्योता भी भेजा गया है। कार्यक्रम को बड़ा बनाने की तैयारियां भी जोरों पर हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी का ये भी कहना है कि इस सम्मेलन के जरिए पार्टी उन बातों को अल्पसंख्यकों के सामने रखेगी जो वादे विधानसभा चुनाव के समय किए गए थे। न केवल पार्टी बल्कि अपनी बातों को जनता भी सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के सामने रखेंगे। पार्टी का ये भी दावा है कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में इस सम्मेलन के जरिए मुलायम अल्पसंख्यकों के लिए संदेश भी देंगे और सम्मेलन में शामिल लोग मुलायम के संदेश को लेकर जनता के बीच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के इस सम्मेलन को विपक्ष ढपोर शंख करार दे रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि अब सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव एक बार फिर पुराना इतिहास दोहराना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश और देश के मुसलमान अब समझदार हो गए हैं। वहीं भाजपा का भी यही कहना है कि सपा ने चुनाव के पहले जो वादे किए थे वो इसी बात से जाहिर हो जाते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए बजट में सिर्फ 28% ही धन अभी तक खर्च किया गया है। यही नहीं, बीजेपी का ये भी आरोप है कि केवल वोट बैंक की राजनीति में ही अल्पसंख्यकों के सम्मेलन को बुलाया गया है। बहरहाल इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए समूचे प्रदेश से अल्पसंख्यकों को लखनऊ बुलाया गया है। इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी ये साबित करने की कोशिश करेगी कि सपा सरकार अल्पसंख्यकों के साथ किए गए वादों के प्रति गंभीर है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस सम्मेलन में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों के लिए कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। बरसाना स्थित मान मंदिर के प्रख्यात संत रमेश बाबा के निर्देशन और सानिध्य में ब्रज की भूमि से शुरू हो गई है यमुना शुद्धिकरण की पदयात्रा। ब्रज भूमि से शुरू हुई ये पदयात्रा दिल्ली तक जाएगी और इस पदयात्रा में शामिल हुए हजारों यमुना भक्त यमुना को शुद्ध कराने की मांग केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, क्रीड़ा स्थली और लीला स्थली ब्रज भूमि से एक बड़े आंदोलन का उद्घोष हुआ है। हजारों की संख्या में यमुना भक्त यमुना को शुद्ध कराने की मांग को लेकर पदयात्रा में शामिल हुए हैं। वृंदावन के अति प्राचीन पौराणिक घाट केशी घाट से संकल्प लेकर के पदयात्री आगे बढ़े और इन सभी ने दिल्ली का रुख किया। इस पदयात्रा में देश ही नहीं बल्कि विदेश से आए यमुना भक्त भी शामिल हैं। इसके साथ साथ इस यात्रा में हजारों की संख्या में ब्रजवासी आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी ये मांग है कि ब्रज में यमुना का स्वरूप बेहद विकृत हो गया है, इसे शुद्ध कराया जाए। इसके साथ ही इस पदयात्रा में प्रमुख रूप से भारतीय किसान यूनियन भानु गुट का सहयोग मिल रहा है। हजारों की संख्या में देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए किसान यमुना को शुद्ध कराने की मुहिम में शामिल हैं।
फिलहाल वृंदावन से चल करके इस पदयात्रा ने अपना पड़ाव लिया है और 10 तारीख को पदयात्रा दिल्ली पहुंचनी है। इस पदयात्रा के माध्यम से यमुना रक्षक दल के पदाधिकारियों और इसमें शामिल हुए यमुना भक्तों का ये विश्वास है कि इस बार केंद्र सरकार निश्चित रूप से कोई न कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर होगी और यमुना शुद्ध होगी। यूं तो पिछले 20 वर्षों से यमुना को शुद्ध कराने की अलग अलग संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों ने पहल की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं